इंक्रीज करेगा सेल पे, इसको आप रेगुलेशन कहेंगे आप। और जब भी आपकी बॉडी के सेल्स पे फ्री अनऑक्युपाइड रिसेप्टर का नंबर डिक्रीज करेगा उसको डाउन रेगुलेशन कहेंगे आप। एंड दिस कंडीशन विल बी सीन इन केस ऑफ डिक्रीज हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन। और जब भी आपकी बॉडी में किसी हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो डाउन रेगुलेशन मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए डाउन रेगुलेशन की एक और वजह भी आप सुन लीजिए, उसमें हार्मोन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें देखिए जैसे जैसे बंदा ओबीज होता है ना, अब से फॉर एग्जाम्पल ये आपका फैट सेल है, से फॉर एग्जाम्पल ये फैट सेल है, से फॉर एग्जाम्पल ये फैट सेल आपका, और आप जानते हैं फैट सेल को कहते हैं कि आप एडिपोसाइट। अब से फॉर एग्जाम्पल ये एडिपोसाइट है, ये आपका एडिपोसाइट है, फैट सेल को एडिपोसाइट कहते हैं। और अगर आपसे कहा जाए एडिपोसाइट पे कौन सा रिसेप्टर होगा तो आंसर क्या होगा? इंसुलिन रिसेप्टर। एडिपोसाइट पे ये जो रिसेप्टर है ये इंसुलिन के रिसेप्टर है, लिख लीजिए इंसुलिन रिसेप्टर, ये लिख लीजिए आप एग्जाम्पल, इंसुलिन रिसेप्टर। देखिए आप जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा करें, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें आप, या फैट इंटेक ज़्यादा करें तो आपका वेट गेन होता है ना, यू विल गेट ओबीस। जब भी आप इन एक्सेस फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन इनटेक करते हैं तो ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में एक्यूमुलेट होती है, और ये फैट स्टोर कहाँ होती है? एडिपोसाइट के अंदर स्टोर होगी। और एडिपोसाइट के पास जो रिसेप्टर है वो इंसुलिन रिसेप्टर है, तो इंसुलिन रिसेप्टर्स विल बी ऑन एडिपोसाइट। देखिए आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं जहाँ पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स होंगे, वन ऑफ देम इज एडिपोसाइट। आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं जहाँ पे इंसुलिन के रिसेप्टर होंगे, उनमें से एक सेल आपको एडिपोसाइट है। और देखिए ये जो एडिपोसाइट है ना, यहाँ पे इंसुलिन का रिसेप्टर, ये इंसुलिन का रिसेप्टर यहाँ पे क्या काम करेगी? ये यहाँ पे इस सेल से ग्लूकोज की अपटेक करवाएगा। इंसुलिन विल इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय एडिपोसाइट, ठीक है। लिख लीजिए आप यहाँ पे, आप पॉइंट लिख लीजिए, इंसुलिन विल इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय एडिपोसाइट। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा करेंगे, इंसुलिन उस ग्लूकोज को एडिपोसाइट में इंटरनलाइज करवाएगी बाय स्टिमुलेटिंग दीज रिसेप्टर्स। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? अच्छा मुझे बताएं, फर्स्ट करेंगे हम इस टाइम, ये जो हॉल इसको आप समझे एडिपोसाइट है। अब यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, अब देखिए जितने, और इसको हर तरफ से लॉक कर दिया जाए, सिर्फ विंडो से आप हाथ बाहर निकाल सकते हो। तो बताएं जब भूख ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे? हाथ बाहर ज़्यादा निकलेंगे, कम निकलेंगे? जब यहाँ पे लोग ज़्यादा भूखे होंगे तो खाने के लिए हाथ ज़्यादा बाहर निकलेंगे ना। इसका मतलब जब यहाँ पे आपके पास भूख होगी तो हाथ आपके ज़्यादा बाहर होंगे, और जब पेट भरा हुआ होगा तो हाथ सारे अंदर आ जाएंगे ना। इसी तरह जब ये एडिपोसाइट में फैट भरी भी होगी ना तो नंबर ऑफ रिसेप्टर कम हो जाएंगे। जब इस एडिपोसाइट में फैट फुल होगी ना तो ये इंसुलिन के रिसेप्टर यहाँ से कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये जब इस एडिपोसाइट में फैट फुल होगी तो ओबीज होंगे या थिन होंगे? आप ओबीज होंगे ना। तो इसका मतलब ओबेसिटी ने इंसुलिन के रिसेप्टर का नंबर क्या किया? डिक्रीज कर दिया। तो इसी को डाउन रेगुलेशन कहेंगे आप। जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी में हार्मोन की एक्सेस होगी ही तो डाउन रेगुलेशन होगी, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। और मैंने आपको कौन से लिखवा रहा हूँ मैं, डाउन रेगुलेशन की एक रीजन क्या है? इंक्रीज हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन। जब हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इट कैन डिक्रीज नंबर ऑफ रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन। लेकिन एक मैकेनिज्म डाउन रेगुलेशन ये भी है आपके सामने। तो जब आपके एडिपोसाइट में फैट फुल होगी तो इसमें इंसुलिन का रिसेप्टर का नंबर डिक्रीज करेगा, इसको डाउन रेगुलेशन कहेंगे आप। और आप जानते हैं जब इसमें फैट फुल हो तो आप ओबेसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब है ओबेसिटी कैन डाउन रेगुलेट इंसुलिन रिसेप्टर। सेकंड कॉज लिख लीजिए डाउन रेगुलेशन की। डाउन रेगुलेशन की सेकंड कॉज क्या लिखेंगे आप? ओबेसिटी। ओबेसिटी कैन डाउन रेगुलेट इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑन एडिपोसाइट्स, ऑन एडिपोसाइट, ठीक है। देखिए यहाँ से आपने बहुत सिंपल से, मैंने हर चीज़ आपके सामने एग्जैक्ट रखी है आपके सामने। आपकी बॉडी में वो सेल जो फैट को स्टोर करें उसको आप एडिपोसाइट कहते हैं, और एडिपोसाइट पे एक रिसेप्टर, इसका नाम है इंसुलिन रिसेप्टर है, ठीक है। और जब इंसुलिन इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी तो अल्टीमेटली ये सेल ग्लूकोज की अपटेक करेगा, और जब ये सेल ग्लूकोज की अपटेक करेगा ये उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करेगा। तो जब ग्लूकोज इस सेल में एंटर होगी, फैट में कन्वर्ट होगी, बताएं ये सेल ओबीज होगा ना।
और जैसे ये सेल ओबीज होगा तो इसमें इंसुलिन का रिसेप्टर का नंबर डिक्रीज करना शुरू करेगा, और जब इस रिसेप्टर का नंबर डिक्रीज करेगा इसी को डाउन रेगुलेशन कहेंगे आप। तो इस यहाँ पे डाउन रेगुलेशन की रीजन इंसुलिन नहीं है, यहाँ पे डाउन रेगुलेशन की रीजन क्या है? ओबेसिटी। इसका मतलब ओबेसिटी कैन डाउन रेगुलेट इंसुलिन रिसेप्टर ऑन एडिपोसाइट। देखिए इसी को रिवर्स करें तो क्या लिखेंगे आप? देखिए इसी को रिवर्स करें तो क्या करेंगे आप? वेट लॉस। देखिए जब आपके एडिपोसाइट से फैट को आप बर्न करना शुरू करेंगे आप, देखिए अगर आप खाना पीना छोड़ दें तो आपकी अपनी बॉडी की फैट बर्न होगी ना, जब आपकी अपनी बॉडी की फैट बर्न होगी तो एडिपोसाइट थीन होना शुरू होंगे, और जब ये थीन होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ, जब यहाँ अंदर भूख पैदा होगी तो हाथ बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और जब इन्हीं हाथों के बाहर निकलने को ही आप अपरेगुलेशन कहेंगे ना। इसका मतलब है अब यहाँ पे इसके अगेंस्ट क्या सेंटेंस लिखेंगे आप? वेट लॉस विल कॉज अप रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन एडिपोसाइट। तो लिख लीजिए आप वेट लॉस, नंबर 3 लिखें वेट लॉस। देखिए यहां पे आपने लिखा कि अगर आपने अप रेगुलेशन करवाने की एक रीजन के अप रेगुलेशन कैन बी बिकॉज ऑफ डिक्रीज हार्मोन कंसंट्रेशन, अप रेगुलेशन कैन बी बिकॉज ऑफ वेट लॉस कैन cause up regulation of insulin receptors, weight loss can cause up regulation of insulin receptor on adipocytes, यानी कि एडिपोसाइट पे आप इंसुलिन के रिसेप्टर को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करने को आप अप रेगुलेशन कहेंगे और डिक्रीज करने को डाउन रेगुलेशन कहेंगे आप। और आपने अगर एडिपोसाइट पे इंसुलिन का रिसेप्टर इंक्रीज करना है तो वेट लॉस करवाना होगा, और अगर एडिपोसाइट पे इंसुलिन के रिसेप्टर को डिक्रीज करना है तो वेट गेन करवाना होगा। जैसे जैसे वेट गेन करेंगे, जैसे जैसे आप ओबीज होंगे, आपके एडिपोसाइट में इंसुलिन का रिसेप्टर डिक्रीज करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे वेट लूज करेंगे आप तो उसमें क्या होगा? इंसुलिन का रिसेप्टर इंक्रीज करेगा। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? अच्छा देखें, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव किसे कहते हैं आप? जो बहुत आराम से आपकी बात मान जाए, जो आपके इशारों को समझता हो, जो आपकी अदाओं को समझता हो, और आपकी अदा को देख के समझे कि इनको ये इस चीज़ की ज़रूरत है। वो ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे कोई चीज़ डिमांड करूँ तो आप मुझे चीज़ फुलफिल करें। हाँ, वो बंदा जो मेरी अदाओं को समझता होगा वो उसको महसूस करेगा, डॉक्टर साहब को अब पानी की ज़रूरत है, अब डॉक्टर साहब आप भूख लगी है, डॉक्टर साहब ने आपको ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज से आप गेस कर रहे हैं। मैंने कुछ डिमांड नहीं की आपसे, लेकिन आपने गेस कर लिया डॉक्टर साहब को इस चीज़ की ज़रूरत है। इसका मतलब है आप क्या सेंसिटिव है ना। तो ये जो मेरी कहने के बगैर या मेरे लिए सोचे, मेरी बेटरमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो ये आप क्या हैं? आप क्या होंगे? कंप्लायंस शो कर रहे हैं ना। और देखिए अगर किसी बंदे से आप एक दफ़ा कहें वो काम ना करे, दूसरी दफ़ा कहीं काम ना करे, तीसरी दफ़ा कहीं काम ना करे, फिर आखिर आप उसको डांटना शुरू करें, फिर डंडा उठाएं उसके लिए, उसके मार कुटाई करें, फिर वो काम करे, तो बताएं वो क्या? वो लेस कंप्लायंस शो करें ना, वो ढीठ इंसान है। कई लोग ऐसे जो जस्ट एक इशारे पे आपकी बात मान लेते हैं, और कई ऐसे जो अच्छा खासा गुस्सा करने पे बात नहीं मानते, जो आराम से बात मान ले उसको क्या कहेंगे आप? कहीं ये बंदा बड़ा कंप्लाइंट है, कंप्लाइंट शो करे, बड़ा सेंसिटिव है, कंप्लाइंट शो करे, ओबीडियंट है। और जो बंदा आपके कहने पे एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3, 4, 5 दफ़ा कहने के बावजूद, गुस्सा करने के बावजूद, डांटने डपटने मारकुटे के बावजूद भी आपका कहना नहीं माना, तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे नॉन कंप्लाइंट। उर्दू में ढीठ ही कहेंगे, बस इंतहाई ढीठ इंसान है, बात नहीं सुन रहा मेरी, तो उसको आप कहेंगे नॉन कंप्लाइंट। तो मुझे बताइए ये अप रेगुलेशन में नंबर रिसेप्टर का इंक्रीज हो रहा है, वन नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज हो रहे हैं। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें जो आपकी बॉडी के टिश्यूज के सेल हैं वो हार्मोन को बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे, इसमें बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे, वहां बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे, यहाँ बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा ना। तो इसका मतलब है जहां पे नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज होगा वहां पे जो टिश्यूज हैं वो हार्मोन के लिए सेंसिटिव होंगे या रेजिस्टेंट होंगे। इसका मतलब अप रेगुलेशन विल इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यू फॉर द हार्मोन। तो लिखिए इसको नंबर 4, अप रेगुलेशन में क्या मिलेगा? सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यू टुवर्ड हार्मोन विल इंक्रीज। sensitivity of the tissue for the hormone will increase। ठीक है, अगर आपने बॉडी में किसी भी हार्मोन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना हो तो करना क्या होगा? रिसेप्टर की अप रेगुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो जब भी आपकी बॉडी के सेल्स, बॉडी के टिश्यूज के सेल्स पे नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज करेगा उसको अप रेगुलेशन कहेंगे। अप रेगुलेशन की 2 रीजन आपके सामने आ चुकी हैं, और जब भी अप रेगुलेशन होगी तो वो टिश्यू क्या होगा? मोर सेंसिटिव टू दैट हार्मोन होगा।
तो जब भी आपने किसी भी टिश्यू की सेंसिटिविटी को फॉर स्पेसिफिक हार्मोन इंक्रीज करना हो तो रिसेप्टर को अप रेगुलेट करना होगा। तो बताएं इसके ऑपोजिट क्या लिखेंगे आप? सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यू फॉर हार्मोन विल डिक्रीज, ये लिखेंगे ना इसके अगेंस्ट। तो लिख लीजिए आप इसको, सेंसिटिविटी। देखिए अब कंप्लीट सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, बस लिखें सेंसिटिविटी ऑफ द, अब इससे मुराद क्या? सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यू फॉर द हार्मोन विल डिक्रीज। तो इसका मतलब है जब नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज करेगा तो टिश्यू की सेंसिटिविटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जब नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज करेगा तो टिश्यू की हार्मोन के लिए सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगी। अब मुझे बताइए मैं ढीठ कौन सा वाला है? और ढीठ को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है अप रेगुलेशन में सेंसिटिविटी तो इंक्रीज होगी लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगी? देखिए हम बातों से या बात निकाल रहे हैं ना, देखिए मेडिकल साइंसेस के अंदर बातों से बात निकालनी लाजमी आनी चाहिए। देखिए अब ये कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं लेकिन बिहाइंड द सीन भी कुछ चीजें नजर आनी चाहिए आपको। आपने कहा जब सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी ना। इसका मतलब अप रेगुलेशन विल इंक्रीज द सेंसिटिविटी एंड विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस। तो लिख लीजिए यहां पे नंबर 5, डिक्रीज रेजिस्टेंस। डिक्रीज रेजिस्टेंस फॉर द हार्मोन। तो इसका मतलब है अगर आपने इंसुलिन के हिसाब से बॉडी के टिश्यूज को मोर सेंसिटाइज करना हो तो क्या करना होगा? देखिए बहुत सिंपल से, देखिए आपने हर बेसिक पॉइंट को क्लिनिकल पॉइंट तक ले जाना है आपने। अगर आपने अपनी बॉडी के टिश्यूज को इंसुलिन के हिसाब से मोर सेंसिटाइज करना होगा तो क्या करना होगा? वेट लॉस करके अप रेगुलेशन करवानी होगी। तो इसका मतलब है जब आप वेट लूज करेंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ब्रेक होगी। तो अगर किसी आपने सुना होगा ना, नाम सुना होगा कि वन ऑफ द कॉज ऑफ डायबिटीज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज की एक बड़ी फेमस कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक फेमस कॉज ओबेसिटी है। यानी कि जितने आप ओबीज होंगे उतना आपकी बॉडी में नंबर ऑफ रिसेप्टर फॉर इंसुलिन डिक्रीज करेगा एडिपोसाइट पे, डाउन रेगुलेशन होगी, आप लेस सेंसिटिव होंगे और मोर रेजिस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब ओबेसिटी कैन कॉज रेजिस्टेंस। तो लिख लीजिए इसके अगेंस्ट क्या लिखें? इंक्रीज रेजिस्टेंस, इंक्रीज रेजिस्टेंस, इंक्रीज रेजिस्टेंस फॉर द हार्मोन। तो अब देखिए आपके सामने चीज़ों को अगर आप आपस में इंटीग्रेट करें तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। तो इसका मतलब है अगर जैसे जैसे आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा करेंगे, आप फैट इंटेक ज़्यादा करेंगे, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करेंगे, यू विल गेट ओबीस। जैसे जैसे आप ओबीस होंगे आपके एडिपोसाइट जब फैटी होंगे तो नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर डिक्रीज करेगा, डाउन रेगुलेशन कहेंगे आप। और जब डाउन रेगुलेशन होगी तो सेंसिटिविटी ऑफ एडिपोसाइट फॉर इंसुलिन विल डिक्रीज। जब सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक कॉज ओबेसिटी। आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक कॉज क्या होगी? ओबेसिटी होगी। ये चीज क्लियर हो गया? अच्छा आपने देखा होगा जब कहीं पे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है? आंखें बंद कर लेती है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है ना। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है? फोर्स को इंक्रीज करना होता है या डिक्रीज करना होता है? इंक्रीज करना होता है ना। तो इसका मतलब है जहां पे रेजिस्टेंस डेवलप होगी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपके ग्लैंड को हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा या कम प्रोड्यूस करना होगा? ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा। इसका मतलब है जब आपकी बॉडी में ओबेसिटी होगी, नंबर ऑफ रिसेप्टर इंसुलिन का डिक्रीज करेगा, डाउन रेगुलेशन होगी, सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगी, इंसुलिन के रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तो ऐसे में आपके पेंक्रियास को काम ज्यादा करना पड़ेगा। इंसुलिन ज्यादा रिलीज करनी होगी या कम रिलीज करनी होगी? ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी ना। तो अब लिख लीजिए यहाँ पे आप। तो इसका मतलब है जब भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो पेंक्रियास हैज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। तो लिख लीजिए आप इसमें इंक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेंक्रियास। इसका मतलब है जो ओबीस लोग हैं उनके पेंक्रियास को कहीं किसी पल सुकून होगा? हर टाइम वो काम पे लगे रहेंगे क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। और जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए पेंक्रियास हैज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। तो जो ओबीस लोग होंगे उनके ब्लड में इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? नॉर्मल इंडिविजुअल से कहीं ज्यादा होगी। सो एज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। पॉइंट क्लियर हो गया आपको?
देखिए आपने यहाँ से देखना शुरू करना है, आपने यहाँ से आप देखना शुरू कर तो आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए वैसे तो आपने कहा ना कि हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज होगी, जब हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डाउन रेगुलेशन होगी, और समटाइम डाउन रेगुलेशन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देती है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें, ओबेसिटी ने क्या काम किया, इंसुलिन का रिसेप्टर डिक्रीज कर दिया, डाउन रेगुलेट कर दिया। जब डाउन रेगुलेट किया तो आपके जो एडिपोसाइट की सेंसिटिविटी फॉर इंसुलिन डिक्रीज हो गई, और सेंसिटिविटी डिक्रीज होने का से मुराद क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। और जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो पेंक्रियास हैज़ टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। और अगर आपका पेंक्रियास कॉम्पिटेंट हुआ, अगर गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट हुई, फोर्स उसकी स्ट्रांग हुई, तो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेगी ना। और इसी तरह अगर आपका पेंक्रियास कॉम्पिटेंट हुआ और सफिशिएंट अमाउंट में उसने इंसुलिन रिलीज कर दी और रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लिया तो डायबिटीज़ नहीं होगी। और पेंक्रियास अगर इनकॉम्पिटेंट हुआ, बीमार हुआ, और जब रेजिस्टेंस डेवलप हुई और वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर सका और रेजिस्टेंस को ओवरकम ना कर सका, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया एंड डायबिटीज। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो इसलिए ओबीस लोगों में बहुत जल्दी डायबिटीज भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि पेंक्रियास, देखिए आप मुझे बताएं 24 घंटे में आप, चलिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं। आप जानते हैं कि जो हार्ट है आपके ख्याल में क्या वो हर टाइम काम कर रही है, कुछ रेस्ट भी करते हैं? रेस्ट करते हैं कि 24 घंटे काम करते हैं? धड़कता 24 घंटे, ये नहीं धड़कता, तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। वही देखने में ऐसा, जो नहीं जानते उनको ये लगेगा 24 घंटे काम का, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं जो एक कार्डिक साइकिल है उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकेंड। आप ये भी तो जानते हैं 60 सेकेंड में 72 टाइम्स हार्ट बीट आती है, यानी कि 60 सेकेंड में 72 कार्डिक साइकिल्स आती हैं। और अगर आपने एक कार्डिक साइकिल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना तो आप कहते हैं 60 डिवाइड बाई 72, आंसर विल बी 0.8 सेकेंड। यानी कि एक जो कार्डिक साइकिल जिसमें सिस्टली और डायस्टली, धड़क, ये कॉन्ट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन, ये सिस्टली और ये डायस्टली, सिस्टली 0.3 सेकेंड की और डायस्टली 0.5 सेकेंड की, तो ये टोटल 0.8 सेकेंड बनता है। ये जो आपको दिल धड़कता है ना, उसमें पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.3 सेकेंड के लिए, फिर 0.5 सेकेंड के लिए वो डायस्टली में चले जाते हैं। तो 0.3 और 0.5 क्या होगा, 0.8 सेकेंड। तो ये इसी को आप एक कार्डिक साइकिल कहते हैं। सिस्टली को, सिस्टली से मतलब काम करना, और डायस्टली से मतलब रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये रिलैक्सेशन है। तो 0.8 सेकेंड से 0.3 सेकेंड उसने काम किए और 0.5 सेकेंड उसने आराम किए। यानी कि अगर आप 24 घंटे को आप देखें तो 24 घंटे में से 8 आवर्स के लिए ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है और 16 आवर्स के लिए इसकी रिलैक्सेशन है। यानी कि 24 घंटे को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1/3 विल बी फॉर वर्क एंड 2/3 विल बी फॉर रेस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो 1/3 टाइम पीरियड के लिए आपको काम करना होता है, 2/3 टाइम पीरियड के लिए आपको आराम करना होता है। तो जो लोग ओबीज होंगे, सेंसिटिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस बड़ी हुई होगी, पेंक्रियास को हर टाइम काम करना पड़ेगा, उसको रेस्ट का मौका नहीं मिलेगा। और जब वो रेस्ट प्रॉपर नहीं करेगा तो क्या होगा, बीमार जल्दी होना शुरू होगा, इनकॉम्पिटेंट होना शुरू होगा। और जब वो इनकॉम्पिटेंट होना शुरू होगा तो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाएगा, और जब वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाएगा तो डायबिटीज डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए ओबीज लोगों में बहुत जल्दी डायबिटीज डेवलप होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ये बाकी डायबिटीज के बारे में डिटेल से बात तो पेंक्रियास में करेंगे। जस्ट थोड़ा सा मैंने अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन के हिसाब से बात की मैंने। ठीक है, बस सिंपल सा इतना याद रखें, जब भी अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन की बात होगी तो आपने याद रखना है कि अप रेगुलेशन से मुराद नंबर ऑफ रिसेप्टर का इंक्रीज होना है। नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज होने की रीजन क्या है वो आपने अंडरस्टैंड कर ली। जब भी आपकी बॉडी में किसी हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ रिसेप्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। या जब भी आप वेट लूज करेंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का रिसेप्टर इंक्रीज करेगा, इसको आप अप रेगुलेशन कहेंगे आप। और जब नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज करेगा तो टिश्यू विल बिकम मोर सेंसिटिव फॉर दैट स्पेसिफिक हार्मोन, और जब सेंसिटिव होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इन्हीं के वाइस वर्सा आपने वहां लिख दिया आपने। तो जब आप ओबीज होंगे, इंसुलिन का रिसेप्टर डिक्रीज करेगा, डाउन रेगुलेशन होगी, सेंसिटिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस डेवलप होगी, और जब रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो पेंक्रियास हैज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, और अगर कॉम्पिटेंट होगा तभी रिलीज कर पाएगा ना। और अगर वो इनकॉम्पिटेंट हुआ तो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली डायबिटीज हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका कॉन्सेप्ट था अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन का। ये सेकंड टॉपिक था जनरल एंडोक्राइन का। अब थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। अब हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स,
अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी अंडरस्टैंड करनी है, जब आपने कहा वेट जब लूज़ होगा, जब वेट लूज़ होगा तो फिर क्या होगा? वेट लूज़ होने से इंसुलिन का रिसेप्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना, और जब इंक्रीज करेगी तो सेंसिटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। इंसुलिन आके जब उन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे तो क्या होगा? आपके ब्लड से ग्लूकोज कहाँ चली जाएगी? सेल के अंदर। तो ब्लड में क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। और जब भी हाइपोग्लाइसीमिया हो तो देयर विल बी इंक्रीज अर्ज टू ईट, भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी तो फिर क्या होगा? खाएंगे आप, जब खाएंगे तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, फिर इंसुलिन रिलीज होगी, इंसुलिन फिर इसमें ऐड करेगी, आप और मोटा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक विशियस सर्कल है। इस विशियस सर्कल से बड़ा तरीके से, टेक्निकल तरीके से बाहर निकलना होता है। देखिए, जब 20 लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं ना, तो खाना पीना कम करते हैं ना। जब खाना पीना कम करते हैं तो क्या होगा? खाना पीना कम करने से क्या होगा? एडिपोसाइट क्या होगा? थिन होना शुरू होगा, वेट लूज होगा, नंबर ऑफ रिसेप्टर बढ़ना शुरू होगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन आके इनको स्टिमुलेट करेगी, ग्लूकोज सेल के अंदर चली जाएगी, ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया होगा। जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा, देयर विल बी इंक्रीज अर्ज टू ईट। इंक्रीज अर्ज टू ईट से पेशेंट सेवेज बिहेवियर शो करेगा। कभी आपको जब हाइपोग्लाइसीमिया हो, आपने देखा होगा कि आप एटिकेट से बिना आप खाना खाना शुरू कर देते हैं। अच्छे खासे वेल एजुकेटेड आप होते हैं, शादी में जब खाने पे जाते हैं, जब बताओ किसी भूरभन में खाना है आपका, किसी जगह पे खाना है, तो सुबह से आपने नाश्ता नहीं किया, रात डिनर पे आप गए खाने पे, तो बताएं फिर वहाँ पे आप एटिकेट्स का मुजाहरा करते हैं। पूरा मीनार पाकिस्तान एक ही प्लेट में बन जाता है ना, तो फिर लोग कहते हैं यार लगता है ज़िंदगी पहला और आखिरी खाना समझ के खा रहा है। ठीक है, तो फिर बंदे को जब भूख लगती है, खाना ज़्यादा खाता है, फिर बंदा ओबीस होना शुरू हो जाता है। तो ये एक विशियस सर्कल है। आप खाना कम करते हैं तो ऊपर से हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह पहुँच शुरू होता है, तो आप फिर ज़्यादा खाते हैं, फिर वेट गेन शुरू हो जाता है। तो बहुत ही टेक्निकल तरीके से कहा जाता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट, आप अपने अगर फर्स्ट करें पहले 5 रोटियाँ खाते हैं तो आप 4.5 प्लेट्स पे आ जाएं। आप एक हफ्ता आप ऐसे चलते हैं, फिर आप 4 पे आए। आप ये नहीं कि आप पहले दिन ही आप जब 4 रोटियाँ बंद करते हैं, एक रोटी पे आप है, फिर जब आप 4 रोटियाँ बंद करते हैं इतना सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, फिर उसके बाद आपको 8 रोटियाँ खानी पड़ जाती है। तो 5 की बजाय आप 8 खाएंगे, फिर आपको ओवर वेट गेन होगा। तो इसलिए जब भी आपने वेट रिड्यूस करना होता है, बड़ा टेक्निकल तरीके से अपने बहुत स्लोली अपनी डाइट को रिड्यूस करना होता है। ये तो वैसे ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बात की आपके साथ इसके कॉन्टेक्स्ट में। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर।